हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजकुमार और मैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में सिलेक्ट हूँ। मैं आप लोग के लिए इस चैनल पे चाहे बीएड एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो या डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे जीके जीएस का और रीजनिंग का। साथ अभी बोर्ड नहीं है इसलिए मैथ आप लोग को डील नहीं कर पा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हो जाएगा, सभी व्यवस्था हो जाएगा। तो इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे जो टोटल 40 होंगे। बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन जो हम टाइप करके भी आप लोग करवा दे रहे हैं और मॉडल सेट से भी हम क्लियर करवा दें ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो या आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप अनुभव करेंगे कितना सवाल हमको इसमें से आता है, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का प्रयास जरूर करेंगे। सवाल यहाँ पे है, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है, यानी एक एप्लीकेशन से डेटा जो है दूसरे एप्लीकेशन में जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो है ऑप्शन चारों नज़र आ रहा है, हम बार बार ऑप्शन नहीं क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और पढ़ भी खुद लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर की बात करें कि डायनामिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है जब एक कंप्यूटर प्रणाली से डेटा दूसरे कंप्यूटर प्रणाली यानी एप्लीकेशन में जाता है। तो ऑप्शन हम बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। समय फटाफट कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोग से। और सवाल है अगला कि सामान्य संवेदनहारी का आविष्कार किसने किया था। तो ये जो आविष्कार किया था हनाओका सोऊ ने किया था, ठीक है, सोसू ने किया था। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको एहसास हो कि हम कितना क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं, ठीक है, कितना हमारे आता है ये क्वेश्चन हमको। सवाल है अगला कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जिसमें बच्चे खूब ज़्यादा हांफने लगते हैं, उनकी हफनी बढ़ जाती है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि मेंडल को रूप में जाना जाता है, यानी मेंडल को किस रूप में जाना जाता है। तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, लेकिन आनुवंशिकता के रूप में तो यहाँ दिया हुआ नहीं है। यहाँ नहीं दिया तो देखिए बगल में दिया हुआ आपको जेनेटिक, यानी अनुवांशिकी मतलब इसका होता है, ठीक है। तो जेनेटिक के जनक यानी अनुवांशिकी के जनक माना जाता है मेंडल को, ठीक है। पहली बार मटर के पौधे प्रयोग किए थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का वेग कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को टाइप करवा के करवाए थे, उस वीडियो में जरूर हम आपको ये क्लियर करवा चुके हैं। कहीं कहीं सवाल आपको दे देगा कि आत्महत्या है ना, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, या आत्महत्या करने वाली कोशिका का नाम बताएं, या आत्महत्या का बैग किसे कहा जाता है, ठीक है। इसकी राइट आंसर की अगर हम बात करें, ये लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, या आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बैग कहा जाता है। राइट आंसर ये। सवाल अगला कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत होता है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन होता है, तो ये होता है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए तंतुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी बुलेट है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें गोली मारने के बाद भी नहीं लगता इंसान को, बच जाते हैं, ठीक है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किन तंतुओं का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रयोग किया जाता है ये रहता है केवलर रहता है, बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। और चलिए फटाफट से आप लोग आंसर बताते जाएंगे, जिसको याद है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, देखते जाएं पूरा क्लियर हो जाएगा। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, ठीक है। इंडिया गेट का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था, ये किए थे सर एडविल ल्यूटियंस ने किया था। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो बच्चा भी बता देगा। इतना इजी क्वेश्चन दे तो हमारे विद्यार्थी सभी टॉप कर जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह आपका कमल है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी। और देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करते हैं छोटा बनाने का। हाँ हो गया। सवाल दिया कि निम्नलिखित में से कौन
फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। मतलब सोच सकते हैं कि फारसी भी आता था, अरबी भी आता था, तुर्की भी आता था, उसके साथ साथ संस्कृत भी, हिंदी भी और राजस्थानी के प्रख्यात यानी विख्यात, समझिए कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले कौन थे विद्वान इतने महान। चलिए इसकी राइट आंसर की बात करिए था अब्दुल रहीम खान खाना था। ऑप्शन की बात करें डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल दिया हुआ है कि सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेटेस्ट सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता कौन थे? ये जो थे शिवाजी गणेशन, शिवाजी है ना गणेशन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? मिजोथेल्मिया कैंसर का एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का अवसर है, यानी किस क्षेत्र किसको प्रभावित सबसे ज़्यादा यह करता है, ये बताना है आप लोग को, है ना। मिजोथेल्मिया ये करता है सबसे ज़्यादा, कैंसर एक प्रकार का है और सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है फेफड़े को। ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि मैग्नेटाइट का एक अयस्क है, यानी मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो मैग्नीशियम का है ना, मैग्नीज का। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? हेलो फ्रेंड, जल्दी जल्दी बताइए आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कट्टू आलोचक में से एक था? बाल गंगाधर तिलक का एक संपादित पत्रिका यानी समाचार पत्र था जो ब्रिटिश शासन काल में भी एक कट्टू आलोचक था। ठीक है, जरा फटाफट से बताइए। यह था केसरी। क्या था? केसरी था, जो अंग्रेजों को पोल खोला करता था, ठीक है ना, उस समय भी। और देखिए अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में स्थान है। कैमा स्थान है, किसके आधार पर? तो आकार के आधार पर सौर मंडल में बृहस्पति का स्थान कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फटाफट से बताना है आप लोग को। तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, याद होगा आप लोग को, सबसे क्या है? तो बड़ा है। ऑप्शन की बात करें तो ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और अगला दिया हुआ है क्या कि भारत की तरफ से आने वाली समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो आपको पता होगा कि भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा। क्या भारत खोज किया था? भारत का खोज किया था। भारत तो बहुत पहले से, प्राचीन काल से एकदम चलता आ रहा है। ये कि पहली बार वो समुद्र के रास्ते से आया था, इसलिए इतिहास में हम लोग को उल्टा पुल्टा पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता कुछ और है, पढ़ाया कुछ और जाता है। अब इतिहास बदल रहा है धीरे धीरे। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कब हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म? तो हुआ था 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। अगला सवाल है कि इनमें से किस भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? आप लोग लास्ट में बताइएगा कि टोटल 40 में से कितने आपको आंसर याद थे। क्या सवाल है कि इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? आप ध्यान देंगे सवाल पे, नहीं किया गया था। तो ये थे ध्यानचंद जो थे, ठीक है, इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सदिश राशि और एक अदिश राशि होता है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश, और जिसका परिमाण दिशा दोनों ही होता है अदिश कहलाता है। क्या होगा? तो कोणीय गति यहाँ पे आ गया। तो गति का मीटर प्रति सेकेंड से रूल कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन कोणीय गति है, इसलिए यहाँ पे आपको दोनों आ गया, परिमाण और दिशा दोनों, इसलिए कोणीय गति जो होता है वो एक प्रकार का सदिश राशि होता है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का आप लोगों को प्रयास करें, ज़्यादा समय नहीं लेंगे विद्यार्थी। अगला सवाल है कि ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये फटाफट से बताना है। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था आपको 1435 ईस्वी में। ऑप्शन की बात करें ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ये एग्जाम में कई बार आप लोग को देखने को मिल गया है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया गया था VL शिवा, है ना, शिवा अय्यादुराई ने किया था। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया
जाता है। किसका उपयोग किया जाता है जैव ईंधन रूप में? तो अमोनिया का किया जाता है। ठीक है, अमोनिया का जैव ईंधन रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? क्या शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल या भूमि? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए क्या बोला कि मानव पूंजी, मानव है ना, कौन सी मानव पूंजी नहीं है? तो भूमि जो है मानव पूंजी नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपराओं को चित्रित करता है? क्या करता है? ये करता है छेली, है ना, छोलिया, छोलिया करता है ये। अगला सवाल है दिसंबर 1984 में भारत गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? और ये बार बार हर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाता है। भोपाल गैस त्रासदी आप लोग पढ़े होंगे। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड हुआ था, बहुत हजारों लोग की जानें चली गई थी। ठीक है, बहुत लोग श्वसन संबंधी बीमारियां हो गए। अगला सवाल है कि सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी आप सीधा सीधा कहने का मतलब कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सवाल को घुमाने का प्रयास करता है ताकि विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाए। एस्टेटिक अम्ल, ठीक है, एस्टेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का निर्माण तो ये किया गया था रविंद्रनाथ के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ के द्वारा किया गया था शांति निकेतन का। अगला सवाल है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? और ये भी बार बार एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो ये है पाली भाषा में। अगला सवाल है कि हड़प्पा स्थल पर डॉट डॉट में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। यानी कहाँ किया गया था? हड़प्पा के किस स्थान पे, है ना, हल रेखाओं का खोज किया गया था से बताना आप लोग को। चलिए फटाफट से, ये किया गया था कालीबंगन में। कहाँ किया गया था? तो कालीबंगा में किया गया था, हल रेखाओं का निशान का खोज किया गया था। जैसे आज खेती करता लोग किसानी हर बैल से, तो निशान पड़ जाता, उसी प्रकार से कालीबंगन में जो है हल रेखाओं का पता चला था कि पहले इस जगह पे खेती हुआ करता था। 2500 वर्ष पहले चल रही है। अगला सवाल है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक सम्मिलित का गठन किया गया था? यानी कैबिनेट मीटिंग का गठन कब किया गया था? वो कब है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, ऐसे तो कैबिनेट मीटिंग का गठन जो 1946 में हुआ, लेकिन आपको यहाँ सवाल लगा दिया कुछ और कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान मसौदा तैयार करने के लिए किस वर्ष समिति गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1928 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जा सकता है? ये किया जा सकता है अनुच्छेद 155 के अनुसार। ये आपका अनुच्छेद पूरा पढ़ लेंगे तभी यहाँ से, क्योंकि अनुच्छेद भी आपको इम्पोर्टेंट है। 2-3 सवाल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल है कि रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। सबको पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप से निरीक्षण करते हुए कोशिका का खोज की थी। मतलब कहाँ किया था इससे पता करना है। चट्टान पर या कॉर्क के टुकड़े को या पत्ती या बालू के कण, यानी किसका निरीक्षण कर रहा था माइक्रोस्कोप से? तो ये किया था कॉर्क के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में, याद रखेंगे। सवाल अगला कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी। सवाल अगला कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ये होता है पल्सर में। ठीक है, ये बाइक वाला पल्सर नहीं, पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। अगला सवाल है, बस 4 सवाल और बचे हुए देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? क्या नहीं है? तो यह है यूआरएल। यूआरएल जो है वो भारतीय बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। अगला सवाल है कि किसी जीव के आधार युग में अनुक्रम में परिवर्तित की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
क्या कहलाती है? ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ध्यान समझिएगा कि किसी जीव के आधार युग में का अनुक्रम, आधार मतलब जो पहले थे वैसा ही उसी जैसा, लेकिन उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया मतलब अब चेंजिंग। हम लोग क्या मानव, आप पढ़े होंगे, मानव आदिवासी था, जंगल में रहा करता था, लेकिन आज मानव धरती आकाश सब जगह रह रहा है, तो बहुत ही बदलाव हो गया। वह क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। हम लोग उत्परिवर्तन का परिणाम है। सवाल अगला कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपको कांगतो। ठीक है, कांगतो है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। सवाल अगला है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये 6-7 बुक में आपको देखेंगे तो हुंड्रू का जलप्रपात दिया हुआ है। ठीक है ना, पढ़ेंगे 8 क्लास में शायद था। बताइए फटाफट से। ये है हुंड्रू का जलप्रपात जो नदी स्थित है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए, आज का आखिरी सवाल यही था। 20 नंबर ऑप्शन पता नहीं चला, छोड़ दिए। और इतना क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे डीएलएड बीएड से रिलेटिव कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होता है, क्या प्रोसेस है, और असाइनमेंट वगैरह से, और बीपीएससी एग्जाम देंगे तो उससे रिलेटिव हम आपको इस चैनल पर गाइड करते रहेंगे। तो आपके लिए चैनल हेल्पफुल होगा। तब सभी को वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।